हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर चर्चा होगी और जो गेस्ट है, इनके दो पॉडकास्ट हमने किए थे और दोनों पे आपने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारे सवाल उसमें से उठ के आए थे, जिसके ऊपर आज मैं मिस्टर रमेश मेनन सर से बात करूंगा, उनसे जानूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम और आप इस दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर चर्चा बढ़ाएं उनके साथ, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पहले आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद दिल्ली मास्टर प्लान जिसकी इतनी चर्चा है, जिसमें लोग जानना चाहते हैं, मैं उस पर आपसे सवाल करूंगा। तो मेरा नाम रमेश मेनन है और मैं अर्बन डेवलपमेंट स्पेस पे रहा हूँ पिछले 17-18 साल से, और ख़ासकर हमारा जो रिसर्च रहा है वो दिल्ली को लेकर रहा है। तो दिल्ली का जो एवोल्यूशन है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसको हम ट्रैक करते आए हैं, और ख़ासकर मास्टर प्लान जो 1961 से लेकर आज तक की जो डेवलपमेंट हुई है, और ख़ासकर अब जो रुचि आपके दर्शकों की तरफ से आया है 2041 के मास्टर प्लान पे आया है जी, तो उसके बारे में, उसकी बारीकियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और हर स्टेक होल्डर, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एंड कंज्यूमर हो, और एक खास तबका जो है लैंड ओनर्स का, उनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पॉलिसी को समझें और अनुरूप ऐसे एक्शंस लें जिससे उनकी प्राप्ति बेहतर हो। मेनन सर, ये जो दिल्ली मास्टर प्लान है, ये जो अर्बन प्लानिंग पूरी हो रही है, दिल्ली को इस मास्टर प्लान की क्यों जरूरत है जो 2041 का है? नहीं, देखिए, मास्टर प्लान की जरूरत इसलिए होती है किसी भी शहर में प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप देखें, आज़ादी के टाइम पे दिल्ली की आबादी 10 लाख थी, और बंटवारे के दौरान एकदम से 3 साल के अंदर 20 लाख हो गई, फिर वो 40, 60, 80, और आज अनुमान है कि ऑफिशियल आंकड़ा है कि दिल्ली की आबादी करीब 2.25 करोड़ है। और जो मास्टर प्लान है वो 3 करोड़ 40 लाख लोगों की आबादी के लिए प्लान किया गया है। नेचुरली जब इतनी आबादी होगी तो एक प्लान्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सैडली अगर आप पिछले 20 सालों को देखें, मास्टर प्लान या प्लान्ड डेवलपमेंट के अभाव की वजह से दिल्ली का एक बहुत अहम हिस्सा अनप्लान्ड डेवलप हो चुका है। तो मास्टर प्लान अपने आप में ज़रूरी है ताकि इतने लोगों के लिए रोज़गार, मकान, रिक्रिएशनल स्पेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ मास्टर प्लान के तहत ही बनेगा। और दूसरी बात, दिल्ली मात्र 1483 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये आखिरी 500 स्क्वायर किलोमीटर का रिलीज है। ओके। तो दिल्ली देश का पहला शहर कह लीजिए, पहला स्टेट कह लीजिए, 100% अर्बनाइज्ड होगा। ओके। तो प्लान्ड एवोल्यूशन ना हो तो और ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये लाजमी है कि जो बची हुई ज़मीन है उसको एक सशक्त प्लानिंग के तहत ही डेवलप किया जाए। ओके। सो ये जो पूरा प्लान किया गया है, इसको कैसे बैलेंस किया गया है ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर? कैसे ये दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको संभालेगा? नहीं, तो एक डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है। नेचुरली उसकी जब बेसलाइन स्टडीज की गई थी, चाहे वो हेरिटेज पे हो, पॉपुलेशन पे हो, एजुकेशन, फिजिकल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, हर चीज़ की बेसलाइन स्टडीज की जाती हैं। और विशेषज्ञ जो हैं, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों की तालमेल से एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है डीडीए ने। नेचुरली उस डॉक्यूमेंट में अगर आप डीपली देखेंगे तो इन हर पहलू जो जिस पे आप सवाल कर रहे हैं उस पे कोई एक चैप्टर है। ओके। और चैप्टर वाइज उसको नेचुरली बेसलाइन स्टडी पे है। और विजन डॉक्यूमेंट बहुत डिटेल नहीं होता, वो नेचुरली टच करता है हर सब्जेक्ट को, वो नीड एनालिसिस कर लेता है। एग्जीक्यूशन वे अलग अलग एजेंसीज करती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर पानी की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड करेगा, बिजली की बात होगी तो बिजली वितरण निगम करेंगे, उस तरीके से। ओके। सो ये जो दिल्ली मास्टर प्लान का जो हिस्सा जो बनाया जा रहा है, उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑफकोर्स डेवलप किए जाएंगे, एंड आई एम श्योर UER2 भी उसी का पार्ट है। तो ये जो दिल्ली मास्टर प्लान है, आप ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, इसमें बातें, बहुत सारे लोगों का कमेंट लास्ट पॉडकास्ट में ये आया था कि कब बनेगा या कब तक ये होगा, क्योंकि चर्चा हो रही है। आपका क्या मानना है कि कब तक कि हम इसको देख सकते हैं, या क्या हडल्स है, अगर इसके अंदर कुछ आप उस पर हाईलाइट करना चाहें तो? देखिए, मेरा तो ये मानना है, 3 अहम पहलू जब एक उनकी सिनर्जी बनती है तभी प्लान्ड डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल, और अगर आप पॉलिटिकल देखें तो बहुत अरसे बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ और सराउंडिंग स्टेट्स, ये सब एक ही पार्टी का गवर्नेंस है। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सब एक दूसरे से तालमेल में काम करेंगे। तो पहला तो ये पिछले 6 महीने में
हमें देखने को मिला है कि कुछ समावेश, कुछ एक्शन, कुछ सिनर्जीज दिखती है ओके, जो पिछली सरकार के टर्म के दौरान नहीं दिखी। दूसरा है फाइनेंस और तीसरा है टेक्निकल। तो फाइनेंशियल एबिलिटी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल रहता है दिल्ली में। अगर स्टेट और सेंटर में अगर अलाइनमेंट ना हो तो नेचुरली तवज्जो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। नहीं, और जो प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल आएगा वो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा, जिसको हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट कहते हैं। और तीसरा है टेक्निकल एबिलिटी। नेचुरली मैं डीडीए का आराधक भी हूँ और बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूँ। नेचुरली डीडीए की जो डिज़ाइन एबिलिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही आर्काइक हैं। 60 और 70 के दशक में तो ठीक था, जब सरकार या प्राइवेट सेक्टर सशक्त नहीं थी, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे होटल हो, चाहे हाउसिंग हो, सब कुछ सरकार करती थी। अब प्राइवेट सेक्टर बहुत सशक्त है, तो नेचुरली टेक्निकल एबिलिटीज और फाइनेंशियल एबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के पास पिछले 20 दशक में पहले के अनुमान 4 गुना बेहतर है। तो अगर ये तीनों चीज अलाइनमेंट में आती हैं तो मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा। ओके, नेचुरली सबसे अहम बात है कि पॉलिटिकल विल और पॉलिसी, अब ये दोनों चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है। हम कह नहीं सकते क्या इसका स्वरूप निकल के आएगा, बट 1 मिनट के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहें तो हम सोचेंगे कि चलिए सरकार शायद दिल्ली को झुग्गियों का क्लस्टर नहीं बनने देगा, बल्कि एक प्लान्ड कैपिटल बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में भी है कि दिल्ली में बहुत सारी जो झुग्गियाँ हैं या बहुत से, इस पे सरकार काम कर रही है। उस पे क्या आपको लगता है कि ये एक सही दिशा में जा रहे हैं जो अभी जो गवर्नेंस हो रही है इस टाइम? देखिए साहब, जो पिछली सरकारों ने, और मैं पिछले 4 दशक की बात कर रहा हूँ, पिछली सरकारों ने जो एक्शन नहीं लिया, अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से समझेंगे, हर साल औसतन 5 लाख लोग दिल्ली के अंदर माइग्रेट करते हैं। तो अगर आप 6 मेंबर हर फैमिली का निकालें, औसतन करीब 85 से 90 हज़ार मकानों की ज़रूरत थी। सिर्फ मकान की बात करते हैं तो डीडीए की सप्लाई 10 से 12 हज़ार थी। तो बाकी जो 70 हज़ार 75 हज़ार मकान अनऑथराइज क्लस्टर में बनते चले गए, चाहे वो झुग्गी हो, अनऑथराइज सेटलमेंट्स हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे फार्म हाउस हो, सारे अनऑथराइज्ड बने। तो आपके पास अनऑथराइज में 25 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का अनऑथराइज सेटलमेंट है दिल्ली में। तो अगर आप पूछेंगे क्या आगे की रणनीति रहेगी, रणनीति तो सरकार बनाती है और सरकार का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2021 का प्लान 2007 में आया था, तो अगर आप कंपेयर करें तो 2006 जून में गुड़गांव का मास्टर प्लान आया था और 2007 फरवरी में दिल्ली का आया था। 6 महीने के अंतराल में गुड़गांव ने 24,000 हेक्टेयर डेवलप करके डिलीवर कर दिया, दिल्ली का काम शुरू भी नहीं हुआ। इस दौरान मेरा ऐसा अनुमान है कि औसतन 250 से 300 एकड़ कम से कम हर साल अनऑथराइज डेवलप होता चला गया है। ओके, तो आप देखेंगे तो 6 या 8 हज़ार एकड़ प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब प्लानिंग होगी कैसे? तो जितना ये डिले होता जाएगा उतना अनऑथराइज सेटलमेंट्स होती चली जाएंगी और वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पटवारी हो, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पे जो डेवलपमेंट अनऑथराइज हो रहा है उस पर निगाह नहीं पड़ती है। पर ये फोकस तरीके से अगर हम इस एक दृढ़ निश्चय कर लें कि ये कैपिटल है, देश की नाक है, और क्या दिल्ली एक मिसाल या एग्जाम्पल बन सकता है प्लान्ड अर्बनाइजेशन का बाकी स्टेट्स के लिए, तो अगर उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग की जाए तो होप है। अगर नहीं तो फिर हम शायद अनफेयर रहेंगे उन सभी लैंड ओनर्स के लिए, चाहे विरासती हो, किसान हो, या जिन्होंने निवेश किया है लैंड में, विद द होप कि हम इसको कभी प्लान्ड डेवलपमेंट में ले आएंगे। ले सकते हैं। ओके, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि जैसे हम गुड़गांव या अदर जो सिटी देखते हैं, मान लीजिए मैं अदर सिटी इसलिए बोल रहा हूँ, अर्बनाइजेशन, हाई राइज टावर, जैसे आप हैदराबाद देखते हैं, आप मुंबई देखते हैं, या फिर आप गुड़गांव हमारे पहले दिल्ली, ये दिल्ली में ये कब देखने को मिलेगा या दिल्ली में क्यों नहीं है? ये यंग लोगों के बहुत सवाल होते हैं जो मेरे यंग व्यूअर्स हैं। देखिए, दिल्ली में शायद सरकार ये रियलाइज नहीं करती है कि
सरकार अपने आप में एक फैसिलिटेटर होगी सिर्फ। नेचुरली काम तो बाकी सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो, इंस्टीट्यूशनल हो, तो सरकार को अपने आप को एक, या डीडीए को एक फैसिलिटेटर का रोल देना पड़ेगा। और वो हक, हर तबके के हक की बात करें, चाहे वो लैंड ओनर हो। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, ब्रॉडली 8 कैटेगरी हैं स्टेक होल्डर के, जिसमें सरकार खुद भी एक स्टेक होल्डर है। तो अगर सबके हक की बात करें और पॉलिसी मेकिंग के बाद जो रेगुलेशंस आए, मेक इट प्रेडिक्टेबल एंड मेक इट प्रॉफिटेबल, तो ही आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बाकी जो शहरों का एग्जाम्पल दिया, उसमें क्यों प्राइवेट सेक्टर की इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुई? बिकॉज एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि आज हम 100 रुपये निवेश करते हैं और हम 3 साल बाद इस स्टेज पे पहुंचेंगे, 7 साल बाद पे कंप्लीशन होगा, या जो भी होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो, वर्क स्पेसेस हो, इंडस्ट्रियल हो। दिल्ली में वो प्रेडिक्टेबिलिटी कभी नहीं थी। अगर आप देखें 2013 में जो लैंड का रेट था, आज वही रेट है। तो जिन लोगों ने 10 साल 12 साल पहले निवेश किया था ज़मीनों में फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने तो 10 साल का इंटरेस्ट कॉस्ट लूज किया है। तो सरकार को इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शुड प्ले द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर और एंकरेज करें, रादर मैं कहूँगा इनवाइट करें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को और निवेशकों को, ताकि प्लान्ड डेवलपमेंट हो सके। और सरकार अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो रखें, चाहे वो अर्बन एक्सटेंशन रोड्स हों, वाटर हों, सीवर ट्रंक लाइंस हों, पब्लिक सेमी पब्लिक स्पेसेस के लिए लैंड एग्रीगेट करके खुद डेवलप करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लार्जर रोल गवर्नमेंट का है। अगर वो इनवाइट करते हैं तो मैं समझता हूँ एक $150 बिलियन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली का। और बहुत सारा, अंग्रेजी में कहते हैं, लॉट ऑफ गुड मनी विल चेज गुड प्रोडक्ट्स रादर देन गुड मनी चेजिंग बैड प्रोजेक्ट्स। राइट। तो मैंने सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो UER 2 बना है, आपको वो दिल्ली मास्टर प्लान का ही पार्ट है, तो क्या इसके बनने के बाद उस हिस्से में इन्वेस्टर के लिए कोई बेनिफिट है, या अगर कोई इन्वेस्टर हमें देख रहा है जिसको निवेश करना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि ये राइट टाइम है उस एरिया में निवेश करने के लिए, UER 2 और उसके आसपास? टाइम तो बहुत राइट है। सेट दैट, आज किस चीज़ में निवेश करेंगे? आज वो लैंड खरीद सकते हैं, और जब तक प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आती है वो थोड़ा स्पेक्युलेटिव रहेगा। नो डाउट प्राइसेस बढ़े हैं, 40-50% का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। पर इन्वेस्टर देखिए, खेती के लिए तो ज़मीन खरीद नहीं रहा, अर्बनाइज्ड लैंड है, उनको उस पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब मास्टर प्लान अनाउंस हो, कब रेगुलेशंस में बात हो कि इतने स्क्वायर फीट आप डेवलप कर सकते हैं। नेचुरली आज अगर FAR ग्रॉस में अगर आप देखें, दिल्ली का FAR बहुत कम है, वो पर्याप्त नहीं है। नेचुरली अगर आपने पिछले सवाल में पूछा कि हाई राइजेस कैसे बनेंगे, जी, नेचुरली FAR का फंक्शन है वो। तो अगर FAR ही आपका 0.89 है, लेस देन 1 है, तो बहुत ज़्यादा हाइट की भी ज़रूरत है नहीं। बट ऑन दी इनवर्स साइड आप देखें, दुबई का जब डेवलपमेंट हो रहा था आज से 20 साल पहले, अगर आप एक शेख जायद रोड था तो उसके दोनों तरफ हाई राइज आते रहे और दूर 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 पीछे की तरफ लो राइज सेटलमेंट्स। जी, तो बाय एंड लार्ज एक ऐसा कॉलोनाइजेशन हुआ या अर्बन डेवलपमेंट स्पेस बना जो इंटीग्रेटेड हो और ग्रिड के रूप में डेवलप हुआ हो। तो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग दिल्ली के सेक्टोरल प्लान्स अच्छे हैं, पर्याप्त हैं, ग्रिड फॉर्मेशन है। बट उसमें अगर सरकार इंफ्रा क्रिएट करें, रोड क्रिएट करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए फेयरनेस प्रैक्टिस करें, विच वुड मीन कि नेचुरली अगर आप कहें कि एक लैंड ओनर आए और 2 करोड़ रुपए जमा कराए EDC IDC, तब जाके उनको लाइसेंस मिलेगा, चांस ही नहीं है कि वो 2 करोड़ लेके आ सकें। क्या वो TDR का कोई प्रोविज़न क्रिएट करें? क्या वो रोड एक्विजिशन में पहले ही अनाउंस कर दें कि साहब इस पे TDR है, प्लीज़ कम ज़मीन अपना सबमिट कीजिए और अपना TDR सर्टिफिकेट लीजिए। मतलब ऐसे कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना ये ड्रैग होता चला जाएगा। और फिर इन्वेस्टर्स का अगर इंटरेस्ट लूज हो गया, नेचुरली किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है, वो हैदराबाद चला गया,
किसी और स्टेट में इन्वेस्ट कर गया तो दैट मनी इज नॉट अवेलेबल फॉर दिल्ली। नहीं, एक मेरा जब हम मास्टर प्लान की बात कर रहे थे, मार्केट में ये भी है कि अगर मास्टर प्लान दिल्ली का आता तो वो गुड़गांव के मार्केट को भी बहुत हिट करेगा। इससे आप कितना फैक्ट से अब रखते हैं कि यस शायद इसका असर गुड़गांव पे दिखेगा जो दिल्ली का मास्टर प्लान अगर आएगा तो? देखिए, गुड़गांव का जो मार्केट है लार्जली इन्वेस्टर ड्रिवन है, यानी कि एक डेवलपर अगर लैंड लेते हैं, वो लाइसेंसिंग ले आते हैं, उसके बाद वो फंड्स की सोर्सिंग करते हैं। ये ज़रूर है कि वो अंडरलाइंग एक सिक्योरिटी के तौर पे इतने स्क्वायर फीट इन्वेस्टर को सिक्योरिटी के तौर पे दे देते हैं। 25 से 30% अगर स्टॉक बिक जाता है तो डेवलपर के पास इतना कैपिटल या कैश फ्लो आ जाता है कि वो डेवलप कर सकें। तो ऐसा अनुमान है कि करीब 20-1 हज़ार करोड़ का इनफॉर्मल इन्वेस्टमेंट इस रूप का गुड़गांव की मार्केट में है। ओके। अगर आप उसमें से नेचुरली वो इन्वेस्टर वो है जिसको कम से कम 25 और 50% तक का IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की आदत है। नेचुरली जब अगर सराउंडिंग मार्केट्स में सप्लाई खुलेगी तो 40% या 50% का IRR नहीं आएगा। लाजमी है कि कुछ कैपिटल बाहर जाएगा। अंदेशा है 7 से 8 हज़ार करोड़ वहाँ से विड्रॉ हो चुका है, वो सराउंडिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट हो चुका है, चाहे वो लैंड के फॉर्म में हो या प्रोजेक्ट्स के फंडिंग की तरफ गया हो। तो फिनिश प्रोडक्ट में जो आपका श्रोता ये सवाल पूछ रहा है, मे बी वो हाउसिंग के बारे में पूछता होगा या कमर्शियल के बारे में। हाउसिंग में जो मार्जिन था वो खत्म हो गया है फॉर द एंड इन्वेस्टर। ओके। तो अगर सारा स्टॉक ही अगर आपने क्या कहते हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर को दे दिया है और वो ब्रांड या कंपनी उसका सामान बेच रही है, तो जो एंड बायर आएगा उसके पास कैपिटल एप्रिसिएशन की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। तो या तो वो लेगा जिसको रहना है या फिर स्पेकुलेटर लेगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 3 साल की मियाद लें, नेक्स्ट 3 इयर्स, तो गुड़गांव में भी IRR घट के लॉजिकल लेवल पे आ जाएगा, विच इज़ 15 to 18%। ओके। मैंने सर एक मेरा लास्ट सवाल है, वो है इन्वेस्टर्स के लिए। जो इन्वेस्टर्स हमें दुनिया भर से देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि ये जो मास्टर प्लान आने वाला है दिल्ली में, उनको कब निवेश करना चाहिए, कब एंटर करना चाहिए, या कैसे वो इसके ऊपर और भी जानकारी ले सकते हैं? नहीं, जानकारी तो देखिए, मास्टर प्लान 487 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। नेचुरली हर व्यक्ति उसको पढ़ के उसकी इंट्रिकी से समझ नहीं सकता। वो चाहे RS लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सवाल रेज करें और आप लोग जवाब दे सकते हैं। इन्वेस्टर देखिए 3 किस्म के इन्वेस्टर हैं। वन इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो नेचुरली बेटर रिसर्च्ड होते हैं, उनके पास एक्सेस है कैपिटल का, जो निवेश कर सकते हैं टू बिल्ड अ टीम। फैमिली ऑफिसर्स, HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो चलिए वो अपने कनेक्शंस के माध्यम से वो कहीं ना कहीं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ले आएंगे, बिट्स एंड पीसेस, वो अपने विवेक और अपने दिमाग से चलते हैं। पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनको लाजमी तौर पे किसी न किसी एक्सपर्ट संस्था, कंपनी या इंडिविजुअल से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 129 सेक्टर हैं तो आपको क्या पता कि किस सेक्टर का डेवलपमेंट पहले होगा। और लास्टली जिनको सबसे ज़्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी वो है एग्जिस्टिंग लैंड ओनर्स। वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, बट दे आर इन्वेस्टेड। मैं आपको बताऊं, पिछले 15 साल में जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टेड अमाउंट है दिल्ली में वो करीब 85,000 करोड़ का है। और जो लैंड ओनर्स चाहे वो विरासत में पाए हो या गिफ्ट डीड में आया हो या किसान रहे हों, उनके लैंड को भी तो आप वैल्यू दोगे। मान लीजिए 5 करोड़ पर एकड़ का वैल्यू आप एस्क्राइब करते हो, दिल्ली में 40,000 एकड़ तो किसान के पास है आज भी, तो 2,85,000 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है विच इज अवेटिंग द पॉलिसी। तो निवेश यस ज़रूरी है कि हम फ्रेश इन्वेस्टर्स को सोर्स करें, लार्जली उनको लैंड बाइंग के लिए ना सोर्स करें, उनको हम डेवलपमेंट के लिए लाएं, जिसको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें निवेशकों की जरूरत है। बैलेंस सर, दिल्ली मास्टर प्लान क्या है जो 2041 का है? ये एक माध्यम है प्लान्ड डेवलपमेंट दिल्ली का,
तो अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो करीब 129 सेक्टर हैं इस वक्त जो नक्शे में प्लान्ड है, जिस पे हर सेक्टर की डेंसिटी डिफाइन हो चुकी है और उसमें कितने आवास बनेंगे, कितने कमर्शियल बनेंगे, वो सब डिफाइन हो चुका है। तो मास्टर प्लान अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, विजन, जो कहता है कि अगले 20 साल तक इस शहर का विकास कैसे होगा। उसके बाद जोनल प्लान, फिर लोकल एरिया प्लान्स, फिर उसके बाद रेगुलेशंस। तो बाय एंड लार्ज मास्टर प्लान सिर्फ एक दिशा देता है शहर को। दिल्ली मास्टर प्लान की चर्चा बहुत दिन से हो रही है मेनन सर, कब तक इसके ऊपर ग्राउंड पे काम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर कर भी रहे हैं और हम भोगी भी हैं और अभागी भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कई वजहों से डिले होता चला गया है। तो ऐसा मेरा मानना है, या सरकारी दफ्तरों से ये पता लगता है कि अब पीएमओ तक का इस पे ध्यान है कि दिल्ली को एक प्लान रूप से डेवलप किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि करीब 15 अगस्त के बाद इस पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी, पर रेगुलेशंस बनने में टाइम लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा होप ना देते हुए मैं कहूँगा 2026 ऑनवर्ड्स आपको प्रोग्रेस दिखेगा। दिल्ली मास्टर प्लान में इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है जो हमें इस वक्त पे देख रहे हैं? क्या दिल्ली मास्टर प्लान में को मिलने वाला है? मेरा सिर्फ सुझाव एक होता है इन्वेस्टर्स को, डोंट गेट इमोशनल। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली टेक अ साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि किस सेक्टर में जाना है, किस जोन में जाना है, कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड होगी। जोनल प्लान्स को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें, या फिर RS लाइव हो या मैं खुद भी उनकी मदद कर सकता हूँ, बशर्ते वो अपना क्वांटम और टाइम दोनों पहले डिफाइन करें। फिर इन्वेस्टर्स को एक चेतावनी ये है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप इसको स्पेकुलेटिव मोड में ना ले जाएं। आपका अगर प्रोजेक्टेड यील्ड जो भी परसेंटेज हो, 2x हो, 3x हो, उसे टाइम के साथ अलाइन कर लें। इतने मियाद में मैं 100 रुपये के 300 रुपये बनाना चाहता हूँ, उस हिसाब से चयन करें, आप सेक्टर हो या जोन हो या प्रोडक्ट कैटेगरी। मैंने सर मैं यही जानना चाहूँगा कि आप फ्लैट सजेस्ट करते हैं या लैंड इन्वेस्टर्स को? नहीं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, देखिए लैंड स्पेकुलेटिव है, हमेशा ही स्पेकुलेटिव रहा है, और सैडली फ्लैट भी स्पेकुलेटिव होता जा रहा है सराउंडिंग मार्केट्स में। बट लैंड का एक ही एडवांटेज है, जिस दिन आप लेते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन मान लीजिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करते हैं, आपने अंडरलाइंग एसेट खरीद लिया है और उसकी रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन करके सरकारी दस्तावेज में आपका नाम चढ़ गया है, तो वो लैंड आपके पास है। फिर क्या बढ़ता है घटता है वो आपकी किस्मत। पर फ्लैट में इट टेक्स अ वाइल, 3 से 4 साल लगते हैं, और हमने प्रोजेक्ट्स तमाम देखे हैं शायद जो बने ही नहीं, और ऐसे भी कई प्रोजेक्ट्स हैं शायद बनेंगे भी नहीं। तो उन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचें। मैंने सर बहुत चर्चा है, ट्विटर पर भी मैंने आजकल देखा है कि ट्रेंड चल रहा है कि गुड़गांव की जो मार्केट एक बबल बन चुका है, आपका इसके ऊपर क्या टेक है सर? नहीं, बबल देखिए उन लोगों के लिए बबल है जो बबल क्रिएट करते हैं, और दूसरा जो गैम्बलर्स हैं। देखिए प्रॉमिसेस बहुत होते हैं रियल एस्टेट बाय एंड लार्ज, हर प्रोडक्ट कैटेगरी की तरह। देयर इज अ सेइंग इन मार्केटिंग, फियर, होप एंड ग्रीड, यही 3 चीज़ें बेचते हैं कि आज ले लीजिए नहीं तो कल बढ़ जाएगा, आपके सर पे छत होगी। तीसरा ग्रीड है जी, आप रुपया लगा दीजिए 5 वापस मिलेंगे। इन तीनों चीज़ से बचें। पर जो बबल क्रिएट करते हैं, मैं तो इन्वेस्टर्स को ही ब्लेम करूंगा कि वो बेवकूफ़ बने। बनाने वाले ने तो चलिए किसी संदर्भ में ही बेवकूफ़ बनाने का प्लान किया था, जो बने उनके लिए दिक्कत है। बबल तो नहीं कहूँगा, बट इट इज़ ऐसे मुकाम पे है गुड़गांव जिसमें आपको थोड़ा और केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने सर बहुत लोग ये मान रहे हैं कि गुड़गांव का जो रियल एस्टेट का मार्केट है ये क्रैश होने वाला है बहुत जल्द, इस पे आपका क्या टेक है सर? नहीं, कोई भी मार्केट क्रैश नहीं होती, प्राइसेस सॉफ्टन होंगे। मान लीजिए किसी डेवलपर ने 20,000 रुपये स्क्वायर फीट में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इन्वेस्टर्स को बेच दिया, और इन्वेस्टर को ये प्रॉमिस दे दिया कि हम 25 पे लॉन्च करेंगे तो इतना स्टॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। सैडली एंड बायर उसको 20,000 पे ही लेना चाहता है या 18 पे लेना चाहता है, तो
उसको मैं क्रैश नहीं कहूँगा, उसको मार्केट रैशनलाइजेशन कहूँगा। और शायद वो डेवलपर्स दिक्कत में आएंगे जिन्होंने ये मार्केट रैशनलाइजेशन की स्टडी नहीं करी कि किस प्राइस पे प्रोजेक्ट एब्जॉर्ब होगा। एक डीएलएफ ने 100 करोड़ का फ्लैट बेच दिया या एक डीएलएफ ने 3 दिन में स्टॉक बेच दिया, वो मार्केट का सूचक नहीं होता, मापक नहीं होता है। मैंने सर ये जो UER2 बन रहा है और ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसका फायदा क्या आप मानते हैं कि गुड़गांव और दिल्ली को बराबर मिलने वाला है या सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली को मिलने वाला है? नहीं, देखिए, गुड़गांव को एक फायदा है इसमें, नो डाउट। जो गुड़गांव में लोग काम करते हैं, जो रोहिणी से, वेस्ट दिल्ली से, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आते हैं, उनका कम्यूट टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। तो रोहिणी हेलीपोर्ट से मान लीजिए गुड़गांव साइबर हब मात्र 40 मिनट का रास्ता रह जाएगा। तो कम्यूटर्स के लिए या वर्किंग पॉपुलेशन के लिए फ़ायदा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, नेचुरली UER2 का बेनिफिट दिल्ली को ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जोन N है वो भी गुड़गांव से 20-25 मिनट का ही रास्ता रह गया है। राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट तो हमेशा हर इकोनॉमी का होता है। चूंकि UER2 100% दिल्ली के आंतरिक एक रोड की तरह है, तो उसका बेनिफिट दिल्ली को ही ज़्यादा मिलेगा। मैंने सर एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर बात हो रही है कि उसका फायदा सिर्फ देहरादून को हो रहा है। आप दिल्ली को इतना करीब से जानते ही देखते हैं, दिल्ली को इसका कितना फायदा होने वाला है? नहीं, दिल्ली को काफ़ी फायदा है। आप दिल्ली क्यों, पूरे हरियाणा, राजस्थान को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जो UER2 है, अभी हाल में एक डिसीजन लिया गया है कि UER3 जो है 3, उसको एक्सटेंड करके दिल्ली देहरादून रोड जो ट्रॉनिका सिटी के आसपास जोड़ दिया जाएगा। और एक रोड UER1 जो है प्रपोज्ड, वो KMP से जोड़ दिया जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल जी। तो ये जो लूप्स हैं और जो ये कनेक्टिविटी है, नेचुरली गुड़गांव से 40 मिनट लगेगा UER के माध्यम से आपको ट्रॉनिका की तरफ पहुंचने में। तो नेचुरली जब कम्यूट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उनके पास एयरपोर्ट भी और पास में आ जाएगा। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो नेचुरली हर आवाम पे, हर एक को उसका बेनिफिट मिलता है। रियल एस्टेट के में बहुत लोग कहते हैं गुड़गांव से फरीदाबाद या नोएडा क्यों पीछे रह गया सर? नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग मार्केट्स हैं। अगर आप पिछले 5 साल का अगर कंपैरिजन देखें तो नोएडा में जितनी डेवलपमेंट हुई है, गुड़गांव के टक्कर की डेवलपमेंट हुई है। फर्क ये है, नोएडा इज अ मोर इकोनॉमिकल मार्केट, चाहे हाउसिंग हो या कमर्शियल हो, रेंटल वैल्यूज अगर आप देखें, नोएडा इज चीपर। दूसरा, नोएडा में बड़े फ्लोर प्लेट्स की अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि सरकार ने इंसेंटिव के तौर पे हायर FAR दिया था। गुड़गांव में वो इंसेंटिव अब आने शुरू हुए हैं और दिल्ली में वो नेगेटिव है, 1.75 और 3.5। ये है कंपैरिजन दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा का। रही बात फरीदाबाद की, वो तो एक इंडस्ट्रियल टाउन के शिप के तरीके से डेवलप हुआ था 70 के दशक में, तो उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं FNG एक्सप्रेसवे वगैरह से, तो फरीदाबाद भी बहुत नज़दीक हो जाएगा, बोथ जेवर और दिल्ली एयरपोर्ट। नहीं, मैंने सर रियल एस्टेट की मार्केट में NCR में एक नई जगह बहुत चर्चा में है, नौगांव। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इन्वेस्टर्स या जो बायर्स देख रहे हैं इस वक्त हमें? देखिए, नौगांव तो प्योर प्ले इन्वेस्टर मार्केट है और एट बेस्ट वो अगले 5 साल में सेकंड होम्स या वीकेंड रिट्रीट या उस तरीके से डेवलप होगा। फर्स्ट होम लायक वहाँ पे कोई इकोनॉमिक ट्रिगर पर से है नहीं। एकमात्र एजेंसी है रीको। अगर रीको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करता भी है तो वो इंडस्ट्रियल इन नेचर होगा, हार्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सॉफ्ट इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजी या IT के नहीं होंगे। तो नौगांव, यस, लोग वहाँ गए, मूलतः 2 ही कारण है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से वो रास्ता जो गुड़गांव से नौगांव या गुड़गांव से अलवर मात्र 70-75 मिनट का रह गया है। दूसरा, लैंड प्राइसेस वहाँ पे आज भी कंपेयर टू NCR बहुत चीप है। वीकेंड होम, सेकंड होम, रिट्रीट्स में भी एक रिजॉर्ट, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फार्म हाउसेस, उस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है। ऐसे कई डेवलपर्स हैं जिन्होंने बड़े ट्रैक्स लिए हैं, पर डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड मात्र 1 या 2 का है अभी तक। मैं नौगांव पिछले हफ्ते भी देख के आया था हमारे रिसर्च और स्टडी के माध्यम से। वहाँ पे 1-2 अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो फिजिकल, सोशल और रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर
पैरेलली क्रिएट कर सके, वाह, ताकि और लोग जाएं वहां पे। तो आप कह रहे हैं उस जगह में बहुत पोटेंशियल है, अगर उसको सही से पोटेंशियल है, अगर या तो सब डेवलपर मिलके एकजुट होकर कुछ उसके इंटीग्रेटेड प्लान्ड मोड पे ले चलें, या फिर हर आदमी जमीन बेच रहा है, सस्ती है तो जमीन लोग खरीद भी रहे हैं, और ये इन्वेस्टर्स का ये सोच है कि जमीन में रेट तो बढ़ते ही बढ़ते हैं तो आज खरीद रहे हैं, बट वो किस यूज में आएगा आज से साल 2 साल 5 साल बाद, वो सोचने का विषय है। तो अगर कोई इंटीग्रेटेड डेवलप्ड प्रोजेक्ट बना रहा है तो मेरी समझ से उस पे निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्पत सिर्फ लैंड। ओके। मैंने सर सोनीपत के खड़खौदा में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मारुति भी एशिया का अपना बिगेस्ट प्लांट वहाँ पे बना रही है। आप आने वाले 10 सालों में सोनीपत को कहाँ पे देखते हैं? नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का जो फिलहाल का जो रेट है या उसके पुराना जो शहर है खरखोदा, तो उससे काफी दूर है। खरखोदा केएमपी पे है, वहाँ का मेन ट्रिगर मारुति है। नेचुरली जब भी कोई बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जाता है 400-500 एंसिलरीज यूनिट्स वहाँ चले जाते हैं, फिर उनके लिए मकान, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप देखेंगे कि खरखोदा वाला इलाका और उससे सटा हुआ जो दिल्ली का इलाका है, क्योंकि एज दी क्रो फ्लाइज वो मात्र 1-2 किलोमीटर का ही रास्ता है, और वो दिल्ली मास्टर प्लान का पार्ट भी है। दिल्ली मास्टर प्लान का पार्ट भी है, तो वहाँ पे भी हाउसिंग और रिक्रिएशनल इंफ्रा क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर चर्चा करने के लिए। एंड आई एम श्योर आप में से जो भी इसके ऊपर और भी जानना चाहते हैं, आप मेनन सर की ईमेल आईडी पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब हम इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे तो दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर और भी जानेंगे, और आपके जो सवाल होंगे उनके ऊपर इनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन आज फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए गिवन ईमेल आईडी पे। थैंक यू सो मच।